मेरे पीछे ये जो आप वॉल देख रहे हैं, इस पे कई सारे जीनियसेस का मेंशन है जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है, या तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, साइंस या इनोवेशन की फील्ड में। किसी भी बड़े बिजनेस को करने के लिए जीनियस तो चाहिए ही, लेकिन साथ ही चाहिए हार्डवर्क, लगन और कड़ी मेहनत। मैं प्रियंका उपल आज सूरत में हूँ और एथर इंडस्ट्रीज के कॉम्प्लेक्स में हूँ, ये समझने के लिए कि जीनियसेस ने जिस कंपनी को शुरू किया, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीएचडी है इसके डायरेक्टर्स, उसे कितनी बड़ी, कितना स्वेट और मेहनत लगनी होगी आज एक लिस्टेड कंपनी बनने में। एथर इंडस्ट्री एक नीश स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर है ग्राम्स इंडस्ट्री में। कंपनी के पास कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ अकेली पूरी दुनिया में अकेली बनाती है। कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बाय वॉल्यूम वो लार्जेस्ट है, और कंपनी लगभग 40% CAGR की दर से ग्रो कर रही है। आइए इस खास जर्नी को आज समझने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत कहाँ से हो, कैसे एथर 11,000 करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप वाली कंपनी बनी, एक एक ईट कहाँ से शुरुआत हुई थी, इन शॉर्ट इस पूरी कहानी के पीछे के किरदार कौन थे। मेरे साथ इस वक्त अश्विन देसाई जी हैं और पूर्णिमा देसाई जी हैं, फाउंडर ऑफ एथर इंडस्ट्री, जिन्होंने खून पसीने की मेहनत से एक एक ईट लगाकर इस पूरे कारोबार को बढ़ा दिया है। नहीं, मैंने खुद में कुछ नहीं, आई एम द इनिशिएटर। हमारे केमिकल लाइन में कैटालिस्ट होता है जो एक रिएक्शन को आगे बढ़ाता है, तो आई एम द कैटालिस्ट, आई इनिशिएटर हु टेक्स द रिएक्शन फर्दर। तो एथर हैज बीन एक्चुअली क्रिएटेड बाय द ग्रेट एफर्ट ऑफ अमन, रोहन एंड हिज यंग टीम। शी इज टेकिंग फाइनेंस ऑफ माइन फ्रॉम इंसेप्शन, फ्रॉम आवर मैरिज डे, फ्रॉम फर्स्ट डे, because she is a commerce graduate and she's been handling our finance from day first. So that is why she is a key person of the whole company. बिल्कुल। अश्विन जी, थोड़ा सा आप हमें बताएं ना पीछे, क्योंकि सबसे बड़ी स्पेशलिटी जो एथर की है वो क्राम्स है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग, और ये टर्म बहुत छोटी लग रही है, बहुत ही हाई और बहुत नीश कैटेगरी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पेशलिटी और बायोकेमिकल इंडस्ट्री में ये क्राम्स। हम लोग बेसिकली, if you look at my career, I am totally an R&D person from day first, and I've been lucky to produce things years after years for the first time in India. हमने जो ये पूरा एक पायलट प्लांट का कल्चर खड़ा किया, जो सबसे यूनिक कल्चर है। देखिए, पायलट प्लांट जनरली कोई बनाता नहीं है, वो डायरेक्ट लैब से प्लांट में जाते हैं। तो हम लोगों ने जो भी चीज़ डेवलप करते हैं उसको पायलट पे लेते हैं, पायलट के बाद उसको प्लांट पे लेते हैं। तो हमने जो है ये क्रिएटेड, हमने जो दुनिया का एक बढ़िया से बढ़िया, मतलब लेकिन वी आर क्लेमिंग दैट वी आर गॉट द वन ऑफ द बेस्ट, हमारा सबसे बढ़िया पायलट प्लांट दुनिया का है। और उस बेसिस पे दूसरा जो बिजनेस मॉडल लिया है वो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च का लिया। जनरली कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च लोग बाग लैब लेवल के प्रोडक्ट बनाने में करते हैं। वी हैव टेकन दैट कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च फ्रॉम लैब लेवल, दैट इज ग्राम लेवल टू किलो लेवल टू 100 किलो लेवल to 1,000 kilo, to ton, and to plant level, 1,000 tons. So we are one of the unique companies which gives to our customer the whole facility, which is one of the unique facility of the world. अब उस कैटेगरी में people come to us to create pilot plant, so and project. So these are the pilot plant which are being created for the unique project for each company. And this is all multinational, one of the best multinational company of the world for which we are working. Few names are already known to you, like Saudi Aramco, because that is public knowledge, but others are not known, which we cannot deal. Sure. But ये चीज़ जो हम कर रहे हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कर रहे हैं, और उनको हम जो डाटा जनरेट करके देते हैं, मतलब प्रूफ ऑफ कंसेप्ट करके देते हैं, वो चीज़ को वो लोग आगे बढ़ा के उनके वहाँ प्लांट डालते हैं बड़ा बड़े। So we are very happy that one or two big projects in the world has come because of effort of what हमने जो उनको ये पायलट लेवल पे बना के दिया, वो डाटा जनरेट करके दिया, उस बेसिस पे वो वहाँ गए। So this is one of the unique, हमारा जो
एक बिजनेस मॉडल में सबसे यूनिक चीज़ है वो ये है। यूनिक है, बड़ी है, तभी तो आप लिस्ट हो पाए। मैम आपने कभी सोचा था जब एथर की शुरुआत हुई होगी कई साल पहले, हमने सोचा था इसे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराएंगे? No, I don't think really that. It was a weird surprise. और बच्चों ने बहुत मेहनत की है, especially Rohan and Aman. As you say, Rohan is totally a commercial person and Aman is a totally technical person. So they get along very nice. चलिए, तो आप जिनकी बात कर रहे हैं दोनों डायरेक्टर से, रोहन और अमन से आइए मिंग भी लेते हैं। दोनों एक एक जोन स्पेशलिस्ट हैं और उनके साथ इनके स्पेशलाइजेशन को समझेंगे। रोहन के साथ आइए चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि कैपेसिटी कितनी बड़ी R&D कैपेसिटी को अमन के साथ डिस्कस करेंगे और रोहन के साथ डिस्कस करेंगे कि कितनी बड़ी कैपेसिटी है, क्या कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है उनके, और चाइना पे एथर की कितनी डिपेंडेंस है। आइए चलते हैं। तो मैं इस वक्त इस यूनिट में खड़ी हूँ, वो एथर इंडस्ट्रीज की, जो कि एक नीश स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग में है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स ये पूरा यूनिट है, लेकिन इसे आसान भाषा में मुझे समझाने के लिए मेरे साथ कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर रोहन देसाई है। रोहन, वेरी वार्म वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए और हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है आपका, मुझे खुद पढ़ने में बहुत समय लगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी थोड़ी बहुत चीज़ें हम अपने व्यूअर्स तक समझा पाए। पहली जो बात मुझे आपसे समझनी थी, क्योंकि ये आपका पहला एलाबोरेटिव इंटरव्यू हुआ एवर सिंस आप लोग जब से लिस्ट हुए हैं, पिछले साल से लेकर अब तक की ग्रोथ स्टोरी कैसी रही है, कैसा रिस्पांस लगा है लिस्टेड होने के बाद, कंपनी की ग्रोथ स्टोरी और आगे की विजन पर आप क्या कहेंगे? टाइम ही नहीं मिला सोचने का, 10 साल हो गए एथर को, पर वो हम लोगों ने चालू किया था एज अ स्टार्टअप, घर पे चालू किया था। तब से लेके अब तक हमारा फोकस खाली कंपनी बड़ा करने में और ग्रोथ करने में रह गया। टाइम नहीं मिला सोचने पे कि कैसा था, पर लोग बोलते हैं कि स्टोरी बहुत अच्छी थी, इसलिए आई ऑल्सो थिंक दैट स्टोरी बहुत अच्छी ही थी। ओके, टाइम एक्चुअली नहीं मिला और आप जिस स्पीड से चल रहे हैं मुझे लग रहा है आगे भी आपको टाइम का क्रंच रहेगा। आपकी इंडस्ट्री एक बहुत ही फास्ट पेस पे चल रही है, स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री जो एक्सपर्ट्स कहते हैं लगभग 11% से ज़्यादा की ग्रोथ रहेगी और आनी आपका। लेकिन जो पोर्टफोलियो है पूरा, क्योंकि आप सोल मैन्युफैक्चरर है टू सम प्रोडक्ट्स, आप बाय वॉल्यूम लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड वाइड भी, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन क्या थोड़ा सा फार्मा स्पेस में ज़्यादा है, क्योंकि आपके 70% ऑफ द रेवेन्यू से पहले टॉप 20 क्लाइंट्स से आते हैं। क्या ये कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है? फार्मा में कॉन्सेंट्रेशन था, क्योंकि हम लोग फार्मा से चालू हुए थे, हमारा इंटरमीडिएट्स और स्पेशलिटी केमिकल्स जो थे वो फार्मा में थे। जब चालू किया था तब फार्मा फोकस था, अभी फार्मा फोकस नहीं है। एज ऑफ मार्च 2023 हमारा फार्मा फोकस 45% ही रह गया है, 35% एग्रो हो गया है एंड रिमेनिंग मटेरियल साइंस डिवीजन में है। हमारा फोकस और एंडेवर ये है कि हम लोग तीन सेगमेंट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रखें, बट हाउएवर फार्मा से चालू किया था इसलिए ज़्यादा था, पर लास्ट 5 इयर्स का फार्मा का साइकिल देखेंगे और फार्मा का पाई चार्ट देखेंगे तो वो काफ़ी रिड्यूस हो गया। तो ये रिडक्शन किस लिए किया रोहन आपने, क्योंकि थोड़ी स्लगिश डिमांड है फार्मा स्पेस से, क्या वो चैलेंजेस दिखे हैं? फार्मास्यूटिकल में चैलेंजेस भी थे, पर फार्मास्यूटिकल डीग्रोथ नहीं हुआ एज कम्पेयर टू द टर्नओवर एंड द टॉप लाइन। उसका डिमांड थोड़ा तो कम हुआ है, पर एग्रो का डिमांड भी बढ़ गया है और मटेरियल साइंस का डिमांड भी बढ़ गया, एंड उसका फोकस हमारा न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन वो सेगमेंट में हुए, इसलिए वो फार्मा 45% रह गया है। तो नॉन फार्मा जो दूसरे स्पेसेस हैं, स्पेशली आपकी तो यूरोप से भी कुछ क्लाइंट्स की इंक्वायरीज आई थी, बाहर की कंट्रीज से, यूरोप एंड ओवरसीज मार्केट से किस तरह के डिमांड सिनेरियोज हैं? डिमांड यूरोप से काफ़ी ज़्यादा आ रही है आज के दिन पे, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी क्राइसिस चल रहा था लास्ट ईयर, एंड एवरी कस्टमर हैज़ मेड अ कॉन्शियस डिसीजन कि इंडिया में जाना चाहिए चाइना के अगेंस्ट में, एंड सो डिमांड्स का और इंक्वायरीज का काफ़ी ज़्यादा आई थी वहाँ से। और ऑल्सो जापान भी काफ़ी ओपन हुआ वो टाइम में, सो जापान से भी इंक्वायरीज काफ़ी ज़्यादा आई। ओके, सिंस आपने नाम लिया नई इंक्वायरीज का, आपको सप्लाई चेन इश्यूज देखने को मिले? क्योंकि जो चाइना की कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ इकोनॉमी है,
प्लस चाइना प्लस वन का आई एम श्योर कंपनी ने भी कुछ अरेंजमेंट्स किए होंगे। आपके सप्लाई चेन क्या कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि आपके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं है सप्लायर्स के साथ। सो सप्लायर्स के साथ हमारा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है, पर चाइना में नहीं है। एंड स्पेसिफिकली हमारा फोकस चाइना नहीं है, बिकॉज हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि हमारा सप्लाई चेन चाइना फ्री है। सो आप डिपेंड रहो एथर पे, दैट इज़ द मेजर यूएसपी एंड दैट इज़ वाई डोमेस्टिक सब कंपनीज और इंटरनेशनल सब कंपनीज गिव अस अ चांस एंड गिव अस मोर ऑर्डर। सो इज दिस एन एडवांटेज, क्योंकि आप सप्लाई चाइना पे डिपेंडेंट नहीं है, जहाँ पूरा ग्लोब इज वरिड अबाउट चाइनाज ओपनिंग अप, क्लोजिंग इकोनॉमी, फास्टली ओपनिंग अप, ये आपके लिए एक एडवांटेज की तरह काम करें? यस, सो ये एडवांटेज है, पर काफ़ी प्रोडक्ट्स पे थोड़ी डिपेंडेंसी चाइना पे रखनी पड़ती है, क्योंकि सप्लाई चेन ऐसा कोई अवेलेबल नहीं है इंडिया और यूरोप में ऐसी सर्टन प्रोडक्ट्स को। एक्सेप्ट फॉर दैट हम लोग यूरोप और जापान पे ज़्यादा निर्भर होते हैं, और सबसे ज़्यादा सोर्सिंग हम लोग इंडिया में से कर रहे हैं। श्योर, ठीक है। रोहन, क्योंकि आप लोग जितना भी आईपीओ के फंड्स थे वो आपने मेजरली कैपेक्स के लिए किए, आपका थर्ड प्लांट ऑलरेडी आई थिंक कमर्शलाइज होना शुरू हो गया है, फोर्थ प्लांट लैंड पार्सल हो गया है, ये कितनी एडिशनल कैपेसिटी एथर को दे पाएगा, एडिशनल रेवेन्यूज कितने जनरेट हो पाएंगे विद इन? हम लोगों ने जितना इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, वी हैव इन्वेस्टेड साइट 3 में 200 करोड़। सो हमारा एंडेवर ये होता है कि हम लोग 2x का एसेट टर्न रखें। सो दैट इज़ एट मैच्योरिटी 2x का एसेट टर्न आना चाहिए कोई भी इन्वेस्टमेंट में। साइट 3 को डबल कर दिया है ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ द लैंड। सो वहाँ पे भी अनदर 200 करोड़ विल बी इन्वेस्टेड विच विल स्टार्ट सून। साइट 4 पे भी इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी प्लानिंग में है, एंड साइट 5 मनोली में भी ऑलरेडी we have started planning and we will start investing over there also. Sure, तो ये एडिशनल रेवेन्यू के फॉर्म में कब जनरेट होने शुरू हो जाएंगे? आप कम से कम भी 15 to 18 months प्लांट को चालू में रखिए, 6 महीना स्टेबलाइजेशन में रखिए, एंड देन इन द नेक्स्ट 2 years you will start maturing, getting about efficiencies of 70%. सर, और आप जितने भी आपके की प्रोडक्ट्स हैं जिनके आप सोल मैन्युफैक्चर में या लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम मैन्युफैक्चर हैं, आई एम श्योर उनके मार्जिन्स बेटर होंगे अदर देन आपके दूसरे प्रोडक्ट्स। अगर हमें ये स्प्रेड समझना हो तो हम लोग ब्लेंडेड मार्जिन्स फॉलो करते हैं। सोल मैन्युफैक्चर होने का मतलब वो नहीं होता कि यू टेक बेटर मार्जिन्स, श्योर, बिकॉज वहाँ से कंपटीशन चालू होती है। सो वी ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट कंपटीशन ऑल्सो। ओके, हमारा मेजर कंपटीटर चाइना है एज सच, एंड सो हम लोग उस कुछ भी ऐसा नहीं करते प्राइसिंग में जिससे चाइना में एक थॉट पैदा हुआ है कि एक दूसरा मैन्युफैक्चर आ सके ओके, वो प्रोडक्ट में। बट क्रैम्स हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो सबसे ज़्यादा मार्जिन्स देता है हमको, श्योर, एंड लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग मीडियम मार्जिन देता है हमको। एंड आइडियली कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग इन फ्यूचर जब इनोवेटर्स के साथ हम लोग जो एक्सप्लोर कर रहे हैं वो बिल्डअप करेगा मार्जिन को आगे जाकर। ऑलराइट, क्योंकि एथर इंडस्ट्रीज की एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनके प्रमोटर्स का एक्सपीरियंस्ड होना है, साउंड बैकग्राउंड इन केमिकल इंडस्ट्री है, साथ ही उनकी एडवांस R&D कैपेबिलिटीज़ भी हैं, और कंपनी लगातार अपनी कैपेबिलिटीज़ को एडवांस्ड कर रही है। एक बार इस कैपेबिलिटी को भी समझते हैं। हमारे साथ होंगे अमन देसाई, कंपनी के दूसरे डायरेक्टर हैं जिनकी स्पेशलिटी रही है क्योंकि वो PhD है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। उनके साथ R&D कैपेबिलिटीज़ को समझते हैं। तो जब एथर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी R&D कैपेबिलिटीज हैं, तो आपको R&D सेंटर्स में भी लेकर आना जरूरी था। और मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर अमन देसाई हैं, PhD हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ये एक्चुअली काफ़ी हद तक ब्रेन चाइल्ड अमन का भी है। अमन, आपने तो स्पेशली बुक्स भी लिखी हैं, वो भी क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ही है? हाँ, मैंने पब्लिकेशंस किए, मोर देन 30 पब्लिकेशंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। मेरे 4 वर्ल्ड वाइड पेटेंट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ही है, सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कैरल केमिस्ट्री। मेरे PhD से मैं डाउ केमिकल कंपनी जो कि दुनिया की सेकंड बिगेस्ट केमिकल कंपनी थी, उसमें मैं ग्रुप लीडर था। तो उसमें मेरे काफ़ी पब्लिकेशंस हैं और पैटेंट्स भी हैं मेरे आज। ऑलराइट, तो एथर की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि
जब हम आपके आईपीओ के टाइम सब चीज़ें पढ़ रहे थे तो सबसे बड़ी बात ये करते कि प्रमोटर्स का एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, R&D कैपेबिलिटीज एथर की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपकी इस फैसिलिटी को हम देख भी रहे हैं एंड द काइंड ऑफ एक्सपेंस जो आप यहाँ पर R&D पे डालते होगे वो कितना % होगा आपके पूरे रेवेन्यू का? इज इट अ सिग्निफिकेंट पार्ट? R&D हमारे सबसे पहले जब कंपनी चालू की थी तब फोकस हमारा केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी पे था, जो कि R&D है, R&D और पायलट प्लांट। सो हमारे कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ और फोकस हमेशा R&D रहा है, तो कॉन्सिक्वेंटली R&D का स्पेंड सिग्निफिकेंट हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा ही। फॉर एग्जांपल लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारा R&D स्पेंड 6.6% था ओवरऑल रेवेन्यूज़ के हिसाब के कॉन्ट्रास्ट में। ये फिजिकल ईयर, ये फाइनेंशियल ईयर में हमारा R&D स्पेंड 7.5% रहा है। एंड सो और नेक्स्ट आगे आने वाले फिजिकल ईयर में भी हमारा प्लानिंग और बजट ऑलरेडी हो गया है ऑलमोस्ट 7 to 8% ओवरऑल रेवेन्यूज़ के हिसाब से, और रेवेन्यूज़ ऑब्वियसली बढ़ेंगे तो उसके हिसाब से जो क्वांटम स्पेंड है वो एब्सोल्यूट स्पेंड है वो बढ़ेगा ही, परसेंटेज सेम रहे। सो दैट मीन्स अगर मैं अमन देखूँ आपका जो रेवेन्यू स्पेंड था अगर FY19 की बात करें तो वो सम 2.2% था ऑन एन एवरेज। ये बढ़ते चले रहा 3x अब आप 3 साल में अगर बात कर रहे हैं। सो इसको कांस्टेंट या इसको सस्टेनेबल रखना क्या बड़ा चैलेंज है? R&D स्पेंड को यस हाँ प्रियंका, उसको परसेंटेज को कांस्टेंट रखना सिग्निफिकेंट चैलेंजिंग है बिकॉज उतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। बट हमने एक्चुअली हमारा ये जो साइट 1 है उसके बाजू का लैंड पार्सल हमने ले लिया है, तो उसमें हम ये R&D बिल्डिंग का हम मिरर इमेज बनाने वाले हैं। ओके सो अभी हमारे पास 7 लैब्स है, 55 फ्यूमुड्स है, उसको हम 15 और लैब्स और 100 और फ्यूमुड्स बनाने वाले हैं। ये एक फ्यूमुड है जिसमें जो रिएक्शन होता है Okay. उसको फ्यूमुड बोलते हैं। तो ये हम ऑलमोस्ट 2x मल्टीप्लाई करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर में ही, तो वो काफ़ी बड़ा R&D एक्सपेंस हो गया। और एनालिटिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं, जो R&D में जो रिएक्शंस होते हैं तो उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके लिए एनालिटिकल इक्विपमेंट चाहिए, तो वो एनालिटिकल इक्विपमेंट काफ़ी एक्सपेंसिव होता सो आपने जो एक फ्यूमिट की बात की ये काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव होता है? है। ये कैपिटल इंटेंसिव होता है, पर ये जो रिएक्शंस कर रहे हैं यहाँ पे उसको एनालिसिस जो होता है, वो जो एनालिसिस लैब हमारी सेपरेट फ्लोर पे है, तो वो एनालिसिस जो होता है वो इक्विपमेंट्स इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो उसमें हमारा काफ़ी फोकस रहा है बिकॉज वो हमेशा R&D का हार्ट होता है, क्या बना क्या नहीं बना जानने के लिए। राइट अमन, थर्ड फैसिलिटी आपने क्योंकि स्टार्ट कर दी और आपको तो फोर्थ प्लान आई थिंक लैंड पार्सल वो भी आपने बाय आउट कर लिया है। सो ये जो आप R&D पे एक्सपेंशन करने वाले हैं, क्या वॉल्यूम बढ़ाने की कंपनी का ग्रोथ प्लान्स हैं या फिर कंपनी प्लान कर रही है प्रोडक्ट वाइज भी डाइवर्सिफाई करने के? आप क्योंकि आपकी कोर स्ट्रेंथ फार्मा, एग्री, ऑयल एंड गैस टू सम एक्सटेंट है, क्या दूसरी डिफरेंट सेक्टर्स को भी आप एक्सप्लोर करने वाले हैं? हाँ, बेसिकली हमारा हमेशा फोकस रहा है कि हमारा रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन जो है इंडस्ट्री एप्लीकेशन में वो डाइवर्सिफाई हो गए। आप अगर 5 साल पहले देखोगे तो हमारा रेवेन्यू वॉज 85% फार्मा। आज देखोगे ये फाइनेंशियल ईयर में वो हमारा 85 से 40% जा चुका है फार्मा, 35 एग्रोकेमिकल है और 25 अदर्स है जिसमें मटेरियल साइंस आता है, उसकी इसमें एडिटिव्स आता है, स्पेशलिटी पॉलिमर्स आता है और ऑयल एंड गैस आता है। सो विद दिस R&D एक्सपांशन और जो एग्रेसिव एक्सपांशन हम कर रहे हैं उसमें हमारा फोकस्ड पुश ऐसा है कि हम ये पाए को और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाई करें, जो इक्वल पार्ट्स फार्मा बनेगा, इक्वल पार्ट्स एग्रोकेमिकल बनेगा, इक्वल पार्ट मटेरियल साइंसेस होगा और इक्वल पार्ट ऑयल एंड गैस होगा। तो उसके लिए ये R&D पुश काफ़ी नेसेसरी है। और हम R&D में हमारा फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट 50% बिजनेस मॉडल कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, जो पैदा होता है एक्सक्लूसिव टाई-अप से इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ। करेक्ट। तो वो हम R&D में पार्टनर करते हैं ये इनोवेटर मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, जो हम R&D टीम्स के साथ पार्टनरशिप्स करके प्रोडक्ट्स R&D में पैदा करके प्रोडक्शन में जाते हैं। तो उसके लिए R&D भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली, दिस रिमाइंड्स मी क्योंकि आपने जब ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात की, आपने इनफैक्ट फॉर दैट मैटर एक न्यू सेगमेंट, एक न्यू पार्टनरशिप जो की है ग्लोबल मेजर सऊदी के साथ। क्या वो यही एक इंडिकेशन है, न्यू कैपेबिलिटीज है, न्यू R&D है, मे बी मोर एक्सपेंशन इन ऑयल एंड गैस, मे बी एन एडिशनल रेवेन्यू कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए कंपनी को? रेवेन्यू की बात मैं नहीं करूंगा बिकॉज दैट सी मार्केट इज ऑलवेज फ्रेनेटिक टू नो अबाउट दैट कि कितनी ग्रोथ होगी, कितनी वैल्यू अनलॉकिंग हो पाएगी। मेरे बैंकर्स और मेरे लॉयर्स मेरे को ऐसा करेंगे सो मैं वो नहीं करूंगा अभी बिकॉज मेरे को ये नहीं खाना है आज शाम को। बट जोक्स अपार्ट, आई कैन नॉट टॉक अबाउट रेवेन्यू की बात नहीं कर सकता हूँ, बट सऊदी अरेबिया के साथ अनाउंसमेंट करना ही बहुत बड़ी बात है। एंड वो हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है लास्ट 6-7 साल में, जो हमने टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट साथ में डेवलप किया है और अभी कमर्शलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। और ये जो हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है वो पहला स्टेप है
कमर्शलाइजेशन की तरफ, तो ऑब्वियसली रेवेन्यूज इसमें होंगे ही और सिग्निफिकेंट होंगे। पर ये एक और इंडिकेशन है हमारा ये विजन की ओर, जो इंडिया में काफ़ी यूनिक है और काफ़ी डिफरेंशिएटेड है। जो ये विजन जो है वो एक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी पार्टनर इनोवेटर्स के साथ, फार्मा में ही नहीं, एग में ही नहीं, बट मटेरियल साइंसेज और ऑयल एंड गैस में ही, और सऊदी अरब को सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनी है, और ये हमने अनाउंसमेंट की है। ये जस्ट एक शुरुआत है, वी होप उसके साथ में बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी। So since you have some observations on that as a journalist, मुझे भी कुछ डीप स्टडी तो करके आनी थी। So आपका जो एक एस्टिमेशन स्ट्रीट लगा के चल रहा है, जो बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स लग रहे हैं, उन्हें एस्टिमेशन है कि एडिशन 200 करोड़ के आपके रेवेन्यू एडिशनल आएंगे विद दिस एग्रीमेंट, व्हिच यू वुड वांट टू ब्रोकरिंग फर्म्स और एनालिस्ट को मैं मिठाई का बॉक्स भेजूंगा आज शाम को। थैंक यू वेरी मच फॉर देम, बट रियली मैं कमेंट नहीं करूंगा। Alright. I mean, you know, this looks like a lab to me. मुझे सिर्फ लगता है कि bottles है, कुछ furnaces है. Somebody, a gentleman is working out there. But what is he doing? Would you like to tell us? ये है क्या? बहुत interesting लग रहा है. ये विजय है, he is one of our oldest scientists. Sure. He's a masters in organic chemistry. What is Vijay doing? I'm very keen to know. कर क्या रहे हैं? ग्लव बॉक्स बोलते हैं इसको। इसमें हम 0 ppm एयर, ऑक्सीजन और मॉइस्चर में काम करते हैं अंदर, और केमिकल रिएक्शंस करते हैं। ये कैटलिस्ट बना रहा है जो हमारे हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। ये कैटलिस्ट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, पर ये अगर कैटलिस्ट अंदर आर्गन एटमॉस्फेयर है जो कि बहुत हैवी इनर्ट गैस रहता है, 0 ppm एयर और ऑक्सीजन है अंदर, अगर ये कैटलिस्ट हम यहाँ पे लाएंगे फॉर एग्जांपल एम्बिएंट एयर में, तो वो स्पॉन्टेनियसली इग्नाइट होगा, स्पॉन्टेनियसली फायर पकड़ेगा। सो बहुत ही सेंसिटिव के अंदर जो भी कंपोनेंट है वो बहुत हजार्डस है, डेंजरस है, इसीलिए वो एक ग्लव के थ्रू अंदर का कॉम्पोजिशन बना रहे हैं। यस एंड उसको हम बाहर लाएंगे तो स्पॉन्टेनियसली इग्नाइट होगा। पर ये जो कैटलिस्ट है उसमें बहुत सारे यूनिक प्रॉपर्टीज़ है जो हमारे रिएक्शंस में हमको बहुत हेल्प करती है। तो ये स्पेशली हैवीली कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी कर रहे हैं हम, और ये एक इक्विपमेंट है जिसमें ये केमिस्ट्री होती है। All right, so very technical and very of course sensitive thing also, we understand that. So ये तो अमन के साथ हमने कुछ R&D और उनकी कैपेबिलिटीज, न्यू सेगमेंट्स पर बात की, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग पैशन जो अभी अमन ने डिस्कस किया उसके बारे में और जानेंगे। सो बड़ी बड़ी फर्नेसेस और केमिकल यूनिट, R&D फैसिलिटी देखने के बाद एक बहुत ही ईज आउट स्पेस दिख रहा है, व्हिच इज अ बुक स्टोर फॉर देम, एंड आई हैव बोथ ऑफ द डायरेक्टर्स अमन एंड रोहन, बोथ आर हियर विद मी। थैंक यू सो मच, आप दोनों एक साथ कोऑर्डिनेट कर पाए, टाइम निकाल पाए। आई जस्ट वांटेड टू नो सम बेसिक थिंग्स फ्रॉम यू गाइस, क्योंकि इतना टेक्निकल सब्जेक्ट है, स्पेशलिटी केमिकल एंड देन ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन एट द सेम टाइम अपने इंटरेस्ट को अलाइव कैसे रखते हैं? व्हाट आर योर otherwise what are your interests and hobbies? Oh, interests and hobbies, I usually run quite a lot, so that is one of interesting activity which I do. Also I do night mountain climbing, Okay. which is one of my hobby. Aman? अमन आपने तो बुक्स 4 पब्लिकेशन, हमें 30 पब्लिकेशन। हाँ वो तो टेक्निकल हो गया। वो तो पढ़ाई हो गया। सो लाइफ में पढ़ाई नहीं है, बट ऑल्सो माई वाइफ एंड आई, हम ट्रैवल काफ़ी करते हैं। सो हम बैकपैकिंग के काफ़ी शौकीन हैं। सो वी लाइक टू ट्रैवल टू ऑफ बीट प्लेसेस, एंड देन ट्रैवल करके every meal has to be special. So food is we are big foodies also, so we like to have good meals and we travel in foodies, and we are also divers, so we are advanced divers, so diving काफ़ी करते हैं। ओके, सो हमेशा से यही था कि बिकॉज योर फादर हैज ऑल्सो बीन इन टू दिस इंडस्ट्री ओनली, क्या पहले से ही स्टार्टिंग से आपको पैशन यही था कि यू हैव टू परस्यू द सेम फील्ड, या कुछ और? अगर आप नहीं होते, से एग्जाम्पल इफ एथा इंडस्ट्रीज नहीं होता, आप क्या कर रहे होते? बचपन से ही केमिकल सुनता आ रहा हूँ, एंड सो आई थिंक वो इनडायरेक्टली प्रोग्राम हो गया होगा, आई एम गेसिंग सबकॉन्शियस में। बट अगर एथर नहीं होता तो आई थिंक जब मैंने PhD किया तब पोस्ट डॉक करके प्रोफेसर बनना वॉज अ वेरी टेम्पटिंग वोकेशन का पाथवे फॉर मी, विच आई वॉज वेरी टेम्पटेड ऑन, पर फिर नहीं किया। या फिर कोई बड़ी इंडस्ट्री में US में, यूरोप में जॉब करता होता, कैसा कुछ होता है, बट वो इंडस्ट्री केमिकल ही होती। सो आई थिंक नॉन केमिकल वुड बी, आई थिंक, बिकमिंग अ प्रोफेसर। ओके, टीचिंग यू वुड हैव टेकन अप। ओके, और रोहन आप क्या कर रहे थे? क्या आप तो टेनिस, नेशनल लेवल पे टेनिस खेल चुके हो? आई एम श्योर गुजरात लेवल पे। गुजरात लेवल पे, ओके। स्टेट लेवल पर आपने टेनिस खेला है, सो क्या आप टेनिस परस्यू करते या रनिंग परस्यू करते? नहीं, ड्यूरिंग कॉलेज टाइम मेरा IT का बिजनेस था, सो आई started during the college time. So if not chemicals, I would have continued with that rather than selling that company and joining the family company. So that would be
the ideal business which I would followed if not Ether. बट ऐसी कोई सिचुएशन कभी आई रोहन आपको जब लगा हो कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं, मुझे आई वांट टू परस्यू माय ओन पैशन और आई विश मेरा फील्ड भी होता, कोई ऐसा इंसिडेंस, कोई ऐसी मेमोरी आपको याद आई? Ether स्टार्ट करने के बाद तो नहीं No, no, it was because तब उसके बाद तो टाइम मिला ही नहीं है सोचने का. So, you know, when I was collaborating the entire story, of course, आपका subject जो है, it requires a lot of genius. But at the same time, perspiration is also there. So, genius or perspiration? Aman. परस्पिरेशन आई थिंक हार्ड वर्क. मैं वो काफ़ी टाइम एग्जांपल देता हूँ. एक बंदा था मेरे पीएचडी में जो ओलंपियड जूनियर ओलंपियड चैंपियन था, पर उसने 8 साल लगाए पीएचडी करने को. मेरे 4.5 साल में मैंने कर दिया. एंड मैं आई डोंट थिंक मैं जीनियस था कभी. मैं ऑलवेज हार्ड वर्किंग था. एंड सो आई ऑलवेज बिलीव के अगर जीनियस हो पर अगर हार्ड वर्क से फॉलो अप नहीं होता है तो कोई कहीं नहीं जाओगे. एंड सो आई थिंक इट्स ऑल परस्पिरेशन, mostly perspiration, 1 or 2% is genius, but perspiration, hard work, the number of hours at the end of the day, कितना घंटा आप डाल रहे हो, how many hours you're putting in. Countering them at this moment. All right, so 1% genius, but 99% perspiration. Or is perspiration? This sweat and blood has gone into the making of Ether Industries. Thank you so much ये स्पेशल फीचर हमारे साथ देखने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया रोहन, अमन, आज समय देने के लिए और ये इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी हमारे व्यूअर्स तक शेयर करने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you very much. Our pleasure.